अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं इफ़ पी देन क्यू से रिलेटेड। जैसा कि एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उस ट्रांसलेशन को करने के बहुत से वे होते हैं। इसी तरह इफ़ पी देन क्यू स्टेटमेंट को भी ट्रांसलेट करने के बहुत से वे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है पी इम्प्लाइज क्यू। सबसे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि इफ पी देन क्यू का क्या मतलब है। इफ पी का मतलब ये है कि इफ के बाद जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो क्यू है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट। बस आप ये चीज याद रख लें और ये चीजें याद रख लें तो आपके लिए किसी भी फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दी गई हो और आपको इसमें ट्रांसलेट करनी है तो बहुत ईजी है। लेक्चर को एंड तक वॉच करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। अब आपको बाज़ औक़ात इफ पी देन क्यू की जगह पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्मेट स्टेटमेंट दी गई होगी, तो आपको कहा जाएगा कि इफ पी देन क्यू की फॉर्म में ट्रांसलेट करो। जब भी आपको स्टेटमेंट में इम्प्लाइज का वर्ड नजर आए तो इसका मतलब ये है कि इम्प्लाइज से पहले वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो पहली स्टेटमेंट है, मीन्स के पी है, और इम्प्लाइज के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो दूसरी स्टेटमेंट है, मीन्स के क्यू है। तो इसकी एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द जॉब इम्प्लाइज दैट यू हैड द बेस्ट क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे इम्प्लाइज का वर्ड यूज हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्प्लाइज से पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी पी है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है इम्प्लाइज के बाद वाली वो सेकंड स्टेटमेंट है, मीन्स के क्यू है, इसके यूं। अब आपने इसको किस फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, इफ पी देन क्यू की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे इफ सोल्यूशन में, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है पी। तो पी वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली है, तो ये लिखेंगे। अब इफ और पी लिखिए, उसके बाद क्या देन, तो देन लिखेंगे। फिर आगे क्या है क्यू, मीन्स के क्यू है तो क्यू वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस तरह आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। इस तरह आपको स्टेटमेंट में इम्प्लाइज की जगह ओनली इफ का भी वर्ड नजर आ सकता है, मीन्स के ओनली इफ वाला वर्ड भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको ओनली इफ का वर्ड नजर आए तो इसका भी सेम मतलब वही है जिस तरह के इम्प्लाइज में है कि ओनली इफ से पहले वाली जो स्टेटमेंट होगी उसे आप पी कह देंगे और ओनली इफ के बाद जो स्टेटमेंट होगी उसे आप क्यू कह देंगे। तो इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यू सेंड मी एन ईमेल ओनली इफ आई विल रिमेंबर यू। अब देखें ओनली इफ का वर्ड यूज हो रहा है। जैसा कि ओनली इफ का वर्ड यूज हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि ओनली इफ से पहले वाली जो स्टेटमेंट होगी वो पी होगी और ओनली इफ के बाद वाली स्टेटमेंट क्यू होगी। तो इसे भी हमने इफ पी देन क्यू के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप इफ लिखेंगे और पी वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले मैंने इफ लिखा और उसके बाद पी वाली स्टेटमेंट लिखी और फिर उसके बाद देन और फिर उसके बाद क्यू वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, मीन्स के यूं। तो यहाँ पर यानी कि देन के बाद क्यू वाली स्टेटमेंट लिख ली। तो इस तरह हमने बस ट्रांसलेट करना है, तो ये बहुत ईजी है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, और आपको इफ जो है वो शुरू में नजर आए, मीन्स के स्टेटमेंट के सबसे पहले नजर आए इफ, और उसके बाद स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट लिखी हो, उसके बाद कॉमा और उसके बाद कोई दूसरी स्टेटमेंट हो, तो इसका मतलब ये है कि इफ और कॉमे के दरमियान वाली जो स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट है और कॉमे के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट है, मीन्स के क्यू है। जैसा कि आप ये एग्जांपल देखें, इफ यू कीप योर टेक्स्ट बुक, उसके बाद कॉमा है, तो इफ और कॉमे के दरमियान वाली जो स्टेटमेंट मैंने उसे पी कह दिया और कॉमे के बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसे मैंने क्यू कह दिया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट कह दिया। इसे भी इफ पी देन क्यू के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इफ लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें मैंने सबसे पहले इफ लिखा और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो लिखी, क्योंकि जाहिर बात है इफ पी देन क्यू के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे इफ और फिर पी वाली जो स्टेटमेंट है वो लिखी, फिर उसके बाद देन लिखा और क्यू वाली स्टेटमेंट लिखी। तो क्यू वाली स्टेटमेंट क्या है, ये वाली है, इट विल बी अ यूजफुल। तो ये यहाँ पे देखें, तो देन के बाद मैंने क्यू वाली स्टेटमेंट भी लिख दी। अगर इफ पी और क्यू की फॉर्म में आए, मीन्स के इस तरह आए, तो आपने इफ और कॉमे के दरमियान जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट का लेना और जो कॉमे के बाद वाली उससे सेकंड स्टेटमेंट, और फिर से इफ पी देन क्यू की फॉर्म में ट्रांसलेट कर लेना है। इस तरह देखें, अब इफ जरूरी नहीं कि वो शुरू में आए, बाजू का ऐसा भी होता है कि वो दो प्रोपोजिशन के मिड में आ सकता है। अगर वो दो प्रोपोजिशन के मिड में आए तो आप ये समझ ले कि उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है, यानी कि इफ से पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो सेकंड स्टेटमेंट है, मीन्स के क्यू है, और इफ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो पी है, मीन्स के फर्स्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखें कि इफ जो है वो दो स्टेटमेंट के दरमियान में आ रहा है, मीन्स के यहाँ पर जैसा कि ये दो स्टेटमेंट के दरमियान में आ रहा है, तो मैंने कहा था कि इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट होगी वो सेकंड स्टेटमेंट होगी, इसके बाद वाली स्टेटमेंट जो होगी वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, मीन्स के यूं। अब इसे भी इफ पी देन क्यू के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले इफ लिखेंगे और पी वाली जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। सबसे पहले मैंने इफ लिखा और फिर जो पी वाली स्टेटमेंट है वो लिखी यहाँ पर, उसके बाद देन लिखेंगे और क्यू वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके यूं। यानी कि ये देख लें, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि पी वाली स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर, फिर देन, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो लिखी। इस तरह व्हेन वाले में भी सेम सिनेरियो जैसा कि इफ वाले में है, अगर इफ दरमियान में आ रहा है, इसी तरह अगर व्हेन भी दो प्रोपोजिशन के दरमियान में आए, समझ लेके उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है, यानी कि व्हेन से पहले वाली सेकंड स्टेटमेंट और व्हेन के बाद वाली फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि व्हेन के से पहले वाली क्यू है और व्हेन के बाद वाली पी है। इसी तरह सेम केस
वेन एवर के लिए भी है। जब दो स्टेटमेंट के दरमियान वेन एवर आए तो वेन एवर से पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट में इसके क्यू है और वेन एवर के बाद वाली स्टेटमेंट पी है, इनके फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है द बीच अरोड्स वेन एवर देयर इज अ स्टॉर्म। तो वेन एवर जब आ रहा है तो मैंने बताया कि वेन एवर का वर्ड यूज हो तो उससे पहले वाली स्टेटमेंट वो क्यू होगी और वेन एवर के बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी वो पी होगी। अब इसे भी इफ पी देन क्यू के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे इसकी आंसर में लिखा है इफ और फिर उसके बाद पीली स्टेटमेंट जो है वो लिख दी यहाँ पर, फिर उसके बाद देन और फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो लिख दी। तो इस तरह इसको लिखेंगे कि मीन्स के इसको इस तरह ट्रांसलेट करेंगे इफ पी देन क्यू के फॉर्म में। बता देते हैं क्यू अनलेस नॉट पी। आपको जब भी दो प्रोपोजिशन के दरमियान अनलेस का वर्ड यूज नजर आए, यानी कि यूज हो रहा हो, समझ लेके उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट है क्यू है और उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के ऑपोजिट है, मीन्स के नॉट पी है। तो इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है यू विल रीच द समिट अनलेस यू विल बिगिन योर क्लेम टू लेट। तो यानी कि अनलेस का वर्ड यूज हो रहा है दो स्टेटमेंट के दरमियान। तो मैंने जैसा कि बताया कि अनलेस के जब दो स्टेटमेंट के दरमियान यूज हो तो उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट होती है वो क्यू होती है, मीन्स के सेकंड स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो नॉट पी होती है। चाहे उसमें नोट का वर्ड यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो नॉट पी होगी क्योंकि अनलेस का वर्ड यूज हो रहा है। हमने वर्ड देखना है कि कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। दूसरी आप दोस्तों की एक कंफ्यूजन भी होती है, वो भी दूर कर देता हूं। अभी आपने इसका आंसर देखना नहीं है। सबसे पहले ये देखें, अब बाज़ का तीसरा लिखा होता है नोट पी और उसमें नोट का वर्ड यूज नहीं हो रहा था। जरूरी नहीं कि बाहर नोट लगा हुआ है तो नोट यूज हो उसके स्टेटमेंट पे भी। तो नोट पी अगर ये स्टेटमेंट है यू आर लेट, तो पी का मतलब है कि इसके ऑपोजिट, यानी कि इसमें जो भी लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट कर दो। तो फिर जाहिर बात है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा यू आर नॉट लेट। तो बहुत से दोस्त समझते हैं कि शायद जब नोट यूज होगा तभी नोट आएगा, तो ये जरूरी नहीं है। अब इसे भी इफ पी देन क्यू की फॉर्म में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले इफ लिखा और पी वाली स्टेटमेंट लिखी। तो अब यहाँ पे तो हमें नोट पी गिवन है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, यानी कि अनलेस के मुताबिक। तो अगर ये नोट पी है तो फिर पी क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ये देखें, अगर ये सिंपल सेंटेंस है नोट पी में, फिर पी में जाहिर बात है निगेशन होगी। तो यहाँ पर नॉट पी जो है वो चेंज हो जाएगा पी में, क्योंकि हमने इफ के बाद तो पी ही लगाना है। तो फिर यहाँ पर हमने पी लिख लिया कि डू नॉट का वर्ड यूज़ किया, फिर देन मीन्स के देन का वर्ड यूज़ किया, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है जाहिर बात है देन के बाद क्यू लिखते हैं तो क्यू वाली स्टेटमेंट लिख दी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।